नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हम फिर से वोकैबुलरी सेक्शन का दूसरा सेशन लेकर के हाजिर है। आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है। वो अपना नॉलेज बढ़ाइए और रेगुलर पढ़ाई कीजिए और हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए और सीखिए और उसे नोटबुक में नोट डाउन भी कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी लिख करके हमें बता सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो आज हमारा दूसरा सेशन है। तो देखिए, दूसरा सेशन में फिर से हम वही करेंगे, 5 जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और हर एक में 4 ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। तो एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हम 4 वर्ड सीखेंगे। इस प्रकार 5 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो 5 4 जा कितना हो गया, 20 वर्ड्स हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से सीखेंगे। और फिर जो हमारा इडियम्स और फ्रेज है इसके माध्यम से फिर हम वर्ड सीखेंगे। और फिर जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, तो इसमें भी हर एक वर्ड का 2 एंटोनिम्स और 2 सिनोनिम्स है। तो इस प्रकार 15 वर्ड्स यहाँ से हम सीखते हैं। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, नियर अबाउट 50 वर्ड्स हम रेगुलर सीख रहे हैं। तो ये जो हम सीख रहे हैं कौन कौन से एग्जाम में ये काम आएगा, बेनिफिशियल है। तो ये हमारा जो एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, उन सभी एग्जाम के लिए यह बेनिफिशियल है। तो देखिए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, मीन्स वैसा मेडिसिन जो विष को खत्म कर दे। तो विष को खत्म करने वाले मेडिसिन को क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एंटीडोट। हमारा राइट आंसर है एंटीडोट। एंटीडोट इज द राइट आंसर। लेकिन यहां पर समझिए इंसॉल्वेंट क्या है, तो जो दिवालिया हो चुका है तो उसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। और हम ये पिछले 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैबुलरी सेक्शन में हमने सीख रखा है। इंसॉल्वेंट के लिए दूसरा वर्ड है बैंकरप्ट। और जैसे बैंक वगैरह में कोई जो पैसा जो है चुका नहीं पाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट कहेंगे, बैंकरप्ट कहेंगे। फिजियोलॉजी क्या है, ये है शरीर के फंक्शन के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, शरीर शास्त्र। सिनेक्योर क्या है, मीन्स एन ऑफिस विदाउट वर्क बट हाई पेमेंट, माना वैसा कोई ऑफिस जहां काम कम पैसा ज्यादा, तो उसको हम लोग सिनेक्योर कहते हैं। तो हमारा ए का राइट आंसर कौन सा है, ए का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं दूसरा प्रश्न, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ए मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमन, मीन्स एक ऐसा आदमी जिसमें स्त्री जैसा स्वभाव हो, ठीक है, स्त्री का गुण आ गया हो, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, वैसे लोगों को हम कहते हैं इफेमिनेट। क्या कहते हैं, इफेमिनेट। इफेमिनेट हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। तो देखते हैं बाकी क्वेश्चन, बाकी जो वर्ड है ऑप्शन में हमारा उसको भी हम देख लेते हैं क्या है। एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है द साइंस दैट फोरटेल्स बाय द स्टडी ऑफ स्टार्स, जो तारों के माध्यम से भविष्य को बताए उसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी क्या है, ब्यूरोक्रेसी है मीन्स गवर्नमेंट दैट इज डन ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट, नौकरशाही व्यवस्था, उसको हम ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। डिलेटेंट क्या है, एन एडमायरर ऑफ आर्ट दैट इज डिलेटेंट, बट द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द right answer, that is effeminate, means effeminate is the right answer here. Why effeminate is the right answer, because question says a man having the qualities of woman, or this means only a word here, that is effeminate. Okay, let's see the another question, that is question number third। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। 3 नंबर प्रश्न है, एन एडमायरर ऑफ आर्ट, जो कला प्रेमी होता है, जिसको कलाओं से बहुत ज्यादा प्यार होता है, तरह तरह का वो जो आर्ट बनाने में मस्त रहता है, जैसे पेंटिंग हो गया, कई तरह का आर्ट है जो कंपटीशन आर्ट प्रोग्राम में हम लोग जो पार्टिसिपेट होते हैं तो उसमें दिखाते भी है।
तो इस प्रकार का अगर कोई कला प्रेमी है तो उसके लिए वन वर्ड के रूप में हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? यहाँ पर वन वर्ड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डिलेटेंट। डिलेटेंट यहाँ पर राइट आंसर है। लेकिन देखते हैं बाकी का ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं क्या है। बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहां पर कोरिजेंडम। कोरिजेंडम क्या है? प्रिंटेड थिंग्स को अगर करेक्ट करना हो तो उसको कोरिजेंडम कहते हैं। एंटोमोलॉजी क्या है? इंसेक्ट का अध्ययन एंटोमोलॉजी है। अब्स्ट्रूस क्या है? जो कठिन हो, ठीक है। हार्ड टू मेमोराइज मीन्स जो कठिन कार्य हो उसे हम लोग कहते हैं अब्स्ट्रूस। यहाँ प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, डैट विच कैनॉट बी मूव्ड, जिसको एक जगह से दूसरे जगह पर घसकाया नहीं जा सके। मीन्स द थिंग्स विच इज नॉट मूवेबल डेट इज कॉल्ड इमोबाइल। क्या उसको कहते हैं? इमोबाइल, अचल, ठीक है, डेट इज इमोबाइल। लेकिन बाकी का ऑप्शन क्या है? बी नंबर है बेनेवोलेंस, इसको परोपकारी कहेंगे। कस्टम, अगर कोई ट्रेडिशन है, परंपरा है, रीति रिवाज है तो उसके लिए हम कस्टम यूज करते हैं। बट ऑप्शन नंबर डी इज हियर बैंकरप्ट। बैंकरप्ट क्या है? बैंकरप्ट वही जो हमने देखा है, बार बार पढ़ाई भी किया है और अध्ययन भी किया है। इंसॉल्वेंट का ही दूसरा सिनोनिम बैंकरप्ट है, जिसका मतलब होता है दिवालियापन। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स मीन्स कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 3 में भी हमने अभी ऑप्शन में पढ़ाई किया है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इसको कहेंगे एंटोमोलॉजी, ठीक है। और बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा 5 का ए हो गया। और बाकी का ऑप्शन क्या है? मीथ। मीथ किसके लिए यूज करते हैं? अगर कोई देवी देवताओं के बारे में कहानी सुनाता है तो उस तरह का जो अध्ययन है, उस तरह का जो स्टोरीज है, उसके लिए हम मीथ वर्ड का यूज करते हैं। बाकी ग्रीड क्या है? कोई खाने पीने में लालची हो तो उसके लिए हम ग्रीड का यूज करते हैं। बूटी क्या है? जो माल लूट घसोट का हो, कहीं से लूटा हुआ माल आ गया हो तो उसको, उस माल को हम कहते हैं, उस मटेरियल्स को कहते हैं बूटी। तो देख लेते हैं हमारा राइट आंसर 5 नंबर का ए है, डेट इज एंटोमोलॉजी। बट हियर our first phase is completed, that is one word substitution. In one word substitution we have learnt approximately 20 words. And let's see the next phase, that is idiom and phrases. idiom और phrase देखते हैं। यह भी प्रश्न जो है बार बार एग्जामिनेशन में आता है। CHSL एग्जाम में जो है सेंटेंस फॉर्मेशन में, करेक्शन में इसका यूज किया हुआ रहता है। वहां पर जो है ऑप्शन के रूप में हमें सिलेक्ट करना होता है। तो इसको भी हम रोज अपने नॉलेज में वृद्धि करते जा रहे हैं। अगर जो रेगुलर देख रहे हैं हमारा वीडियोस, वो स्वाभाविक रूप से उत्तर कर पाएंगे। अगले 1 महीने में उनका जो है वोकैबुलरी सेक्शन आवश्यक रूप से जो है मजबूत हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। ऑल द डे लॉन्ग मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑल द डे लॉन्ग? इट मीन्स थ्रू द होल डे, सारा दिन, ठीक है। ऑल द डे लॉन्ग मीन्स सारा दिन, थ्रू द होल डे। तो इसको हम सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं। लेट्स यूज दिस इडियम फ्रेजेस इन अ सेंटेंस। ही डज नथिंग बट वॉन्डर ऑल द डे रेकलेसली। वह कुछ नहीं करता है लेकिन सारे दिन इधर उधर घूमते रहता है। तो इस प्रकार ऑल द डे लॉन्ग मीन्स क्या है? सारा दिन, थ्रू द होल डे। थ्रू द होल डे ये मीनिंग है ऑल द डे लॉन्ग का। और इसको हम सेंटेंस के रूप में यूज किया। ही डज नथिंग बट वॉन्डर ऑल द डे रेकलेसली। वह कुछ नहीं करता है बजाय सारा दिन घूमते रहता है। चलिए दूसरा प्रश्न, दूसरा इडियम फ्रेज हम चेक करते हैं यहाँ पर। विजिट्स लाइक दोज ऑफ एंजल्स। इसका मतलब होता है बहुत कम आना जाना करना, ठीक है। अगर कोई बहुत कम आना जाना करता है तो उसको हम इडियम फ्रेज में यूज कर सकते हैं। और इंग्लिश की खूबसूरती ही है कि फ्रेजल वर्ब्स यूज करना, इडियम फ्रेज यूज करना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो हमारा प्रोवर्ब्स है, कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं, इनको अगर हम इंग्लिश में बोलचाल की भाषा में और रिटेन लैंग्वेज में भी यूज करते हैं तो इंग्लिश की खूबसूरती बढ़ जाती है। या फिर हिंदी में भी कोई भी व्याकरण हो, कोई भी भाषा का व्याकरण हो, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए और हमें सीखते भी रहना चाहिए। तो देखते हैं इसमें यहाँ पर क्या है, कौन सा हमारा इडियम्स फ्रेज है। विजिट्स लाइक दोज ऑफ एंजल्स। इसका मतलब होता है बहुत कम आना जाना करना। और इंग्लिश में इसका दूसरा मीनिंग हम कह सकते हैं रेयर विजिट। चलिए देखते हैं इसको हम एक सेंटेंस के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं यहाँ पर।
These days, Monica visits here are like those of angels. आजकल मोनिका यहाँ पर बहुत कम आना जाना करती है, ठीक है। तो इसको हम एक सेंटेंस के रूप में यूज कर लिए। विजिट लाइक दोज ऑफ एंजल्स का मतलब क्या है? बहुत कम आना जाना करना। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। दिस डेज राधिका विजिट्स देयर आर लाइक दोज ऑफ एंजल्स। किसी का भी नाम लेकर के कोई भी सेंटेंस के रूप में हम यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या थर्ड क्या है इडियम फ्रेज का। एवर और एनन, ever and anon. What is the meaning of ever and anon? Ever and anon means now and then और occasionally। इसका मतलब होता है कभी कभार। अगर हम कभी कभार को इंग्लिश में हम कहना चाहें तो नाउ एंड देन भी यूज करेंगे, ओकेजनली यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर खूबसूरती बढ़ जाती है अगर आप यूज करते हैं एवर एंड एनन को, ठीक है। तो एवर एंड एनन का मतलब ये होता है कभी कभार। एज पर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको सेंटेंस के रूप में यूज कर रहे हैं। देखिए, टिंकू गोज टू दिल्ली एवर एंड एनन। टिंकू जो है दिल्ली कभी कभार जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स कम हियर एवर एंड एनन, माना जो बच्चे हैं यहाँ पर कभी कभार आते हैं। तो इस प्रकार को हम जो है इस प्रकार से हम एवर और एनन को एक सेंटेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। गॉड्स एप, गॉड्स एप का मतलब क्या होता है? जो जन्मजात मूर्ख है, मीन्स ए बॉर्न फूल। जो जन्मजात मूर्ख है उसे हम कह सकते हैं गॉड्स एप, ए बॉर्न फूल। तो इस प्रकार गॉड्स एप माना जन्मजात मूर्ख है कोई, तो उसको हम एक सेंटेंस के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे गॉड्स एप को? लेट्स सी, रमन इज अ गॉड्स एप। रमन जो है जन्मजात मूर्ख है। कोई बच्चा जन्मजात मूर्ख निकल जाता है, कोई किसी के बारे में भी कह सकते हैं। अगर वैसा है तो सबसे पहले उसका तो प्रॉपर केयर करना चाहिए। अगर नहीं हो पाया तो उसके लिए हम सेंटेंस के रूप में ऐसा कह सकते हैं। कोई मजाकिया लहजे में भी किसी के लिए सेंटेंस यूज कर लेता है तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। बट हियर गॉड्स एप का मतलब ही होता है ए बॉर्न फूल, मीन्स जन्मजात मूर्ख। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। टू प्ले द एप मीन्स, टू प्ले द एप का मतलब क्या होता है? टू मिमिक, टू इमिटेट। इसका मतलब होता है नकल कर लेना, ठीक है। एक व्यक्ति को देखेंगे आप, दूसरे व्यक्ति की आवाज को मिमिक्री करता है, मानना उसका नकल करता है, उसकी आवाजों को हूबहू अपने मुख से जो है निकालने का प्रयास करता है। तो इस तरीके को हम कहेंगे टू प्ले द एप मीन्स नकल करना, इमिटेट करना, मिमिक करना। इसको हम सेंटेंस के रूप में कैसे यूज करेंगे? लेट्स सी। देखिए सेंटेंस के रूप में कैसे यूज कर रहे हैं। डू यू नो that by playing the ape can anyone be a great orator? क्या आपको लगता है कि अगर कोई दूसरे का नकल कर रहा है तो बहुत बड़ा वक्ता बन जाएगा? क्या ऐसा लगता है? नकलची जो है बहुत बड़ा वक्ता बन सकता है। अगर अपना सेंस को इस्तेमाल नहीं करेगा तो कभी भी ग्रेट ओरेटर नहीं बन सकता। कोई कोई बन भी जाता है, नकल भी करता है, अपना सेंस भी यूज करता है, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या उत्तर देते हैं इसका। ऐसे ये एक प्रश्न है, दिस इज अ क्वेश्चन एंड हियर वी यूज टू प्ले द एप मीन्स टू मिमिक, टू इमिटेट मीन्स नकल करना या फिर किसी को हूबहू जो है अपने व्यवहार में ले लेना। चलिए देखते हैं हम अगला फेज क्या है। तो यहाँ पर हमारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है और फिर 5 वर्ड्स जो है ईडियम फ्रेजेस, 5 ईडियम्स फ्रेजेस भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब ही होता है सेम मीनिंग वाला वर्ड और एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। तो हम देखते हैं 5 यहाँ पर इस प्रकार देख लीजिए। ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में सिनोनिम्स लिखा हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स में जो है सिनोनिम्स है। वेयर एज हम यहाँ पर पेन क्या हो गया, यहाँ पर देखते हैं। इसको सबसे पहले इरेज करते हैं। इस बॉक्स में जो है सिनोनिम्स लिखा हुआ है। वहीं पर इस बॉक्स में जो है एंटोनिम्स का इस्तेमाल किया हुआ है और यहां पर सिनोनिम्स है। तो अब देखते हैं फर्स्ट वर्ड क्या है? अब्ज्योर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्ज्योर? अब्ज्योर का मतलब क्या होता है?
तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर सिनोनिम्स भी है, एंटोनिम्स भी है। तो अब्ज्योर का जो हिंदी मीनिंग है वो है त्याग देना या छोड़ देना, मीन्स फोरसेक। इन इंग्लिश वी कैन से फोरसेक और रिनाउंस। ठीक है, दिस टू, फोरसेक एंड रिनाउंस, आर द सिनोनिम्स ऑफ एब्ज्योर, whereas approve and sanction are the antonyms of abjure। मीन्स किसी को अप्रूवल मिल गया, मीन्स उसने छोड़ा नहीं है, उसको सही से जांचा परखा है और उसको ग्रीन सिग्नल दिया है, माना स्वीकृति दी है, तो उसको एक्सेप्ट किया है वहां पर। तो इस प्रकार एब्ज्योर का मतलब ही होता है जो त्याग देना, छोड़ देना, माना उसको अनदेखा करना। इस सेंस में हम यूज करेंगे फोरसेक और रिनाउंस। whereas antonyms approve and sanction, these two words are the antonyms of abjure, and here forsake and renounce are the synonyms of abjure। चलिए देखते हैं दूसरा वर्ड क्या है, abject। वट इज द मीनिंग एब्जेक्ट? एब्जेक्ट का मतलब होता है निंदनीय। कोई किसी का निंदा करता है तो वह जो है निंदनीय कथन के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे किसी के लिए। तो इस प्रकार इसका जो है सिनोनिम्स क्या है, सेम मीनिंग वाला वर्ड क्या है, डेस्पिकेबल और सर्वाइल। डेस्पिकेबल, सर्वाइल, दिस टू वर्ड्स आर द सिनोनिम्स ऑफ एब्जेक्ट, विच मीन्स निंदनीय, निंदा करने योग्य। बट वेयर एज अगर कोई बढ़िया कार्य करता है तो उसके लिए हम वंदनीय भी करते हैं, वंदनीय वर्ड का भी यूज करते हैं, उसका वंदना भी करते हैं, उसकी हम प्रशंसा भी करते हैं। दैट्स वाई एंटोनिम्स ऑफ एब्जेक्ट इज कमेंडेबल एंड वेयर एज अनदर वर्ड इज प्रेजवर्दी, मीन्स प्रशंसनीय। तो इसका एब्जेक्ट का मतलब निंदनीय और इसका सिनोनिम्स डिस्पिकेबल और सर्वाइल है, जबकि एंटोनिम्स जो है कमेंडेबल है और प्रेजवर्दी है। चलिए तीसरा वर्ड देखते हैं हम, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक। ठीक है, प्रमाणिक मीन्स जेन्यून, रिलायबल, जो विश्वास करे वो ऑथेंटिक है। ठीक है, तो उसके लिए सिनोनिम्स है जेन्यून और रिलायबल। ट्रस्टवर्थी भी कह सकते हैं, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। और यहाँ पर जो है एंटोनिम्स इसका है फिक्सियस और अनरियल। फिल्म वगैरह आप देखते होंगे, फिल्म के लिए अक्सर कहते हैं फिक्शन। ठीक है, तो फिक्सियस माना जो रियल नहीं है। ठीक है, और अनरियल वो तो है ही एक अनदर एंटोनिम्स, अनरियल। यहाँ पर ऑथेंटिक का मीनिंग जो है प्रमाणिक, जेन्यून एंड रिलायबल, वेयर एज एंटोनिम्स फिक्सियस एंड अनरियल। लेट्स सी अनदर नंबर क्वेश्चन हियर, बस्टल। व्हाट इज द मीनिंग बस्टल? बस्टल मीन्स व्याकुल, व्याघ्र, मीन्स कोई किसी से मिलने को बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाए। हाँ, तो यहाँ पर शीघ्रता अपना रहा है ना, शीघ्रता कर रहा है वो, इसलिए यहाँ पर सिनोनिम्स एक हास्ट है, दूसरा फ्लरी है। वेयर एज इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्लोनेस, और दूसरा एंटोनिम्स हो जाएगा क्वाइट। तो इस प्रकार बस्टल, बस्टल का मतलब ही होता है व्याकुल, व्याघ्र, तो इसका सिनोनिम्स हास्ट और दूसरा फ्लरी। लेकिन एंटोनिम्स क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पर देखो डियर, एंटोनिम्स हो जाएगा स्लोनेस और दूसरा एंटोनिम है क्वाइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कुरकुरा, जो टूट जाए, फूट जाए, जल्दी से गिरे और क्षण भंगुर की तरह टूट फूट जाए, तो उसको हम लोग ब्रिटल, ब्रिटल कहते हैं। तो इसको जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डेलिकेट और दूसरा फ्रगाइल, मीन्स क्षण भंगुर की तरह जो जल्दी भंग हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, कुरकुरा। तो अगर कोई चीज टफ हो तो वो तो टूटेगी नहीं। जैसे ईंट, ईंट को आप छू करके देखो, कोई सॉलिड पार्टिकल है उसको छू करके देखो, तो वो टूटेगी फूटेगी नहीं जल्दी। लेकिन कोई ऐसा वस्तु हो जो जल्दी टूट जाए तो उसके लिए हम ब्रिटल, डेलिकेट और फ्रगाइल यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई मजबूत हो, जल्दी टूटे नहीं, टिकाऊ हो, तो उसके लिए हम टफ, एंड्यूरिंग, इस प्रकार टू एंटोनिम्स यूज करते हैं, टफ और एंड्यूरिंग। तो इस प्रकार आपने आज के सेशन में अप्रोक्सीमेट 50 वर्ड्स सीख लिए हैं। और अगर आपको इन क्लासेस का पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सारे पीडीएफ्स आप एक बार में डाउनलोड कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। इस प्रकार फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट